हेलो दोस्तों। और आपका स्वागत है प्यारे से चैनल हमारे मैगी शो में। तो आज की कहानी में हम माफिया को देखते हैं कि वो कैसे हमारी हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है। और इस कहानी के हमारे हीरो का नाम यांजो होता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होता है। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम यून शी होता है। वो उसको बोलती है मिस कि अगर वो उसके बेटे यंझाव से शादी कर लेती है तो उसके जो फादर जो बीमार पड़े हॉस्पिटल में, उनका इलाज खुद यंझाव के फादर कराएंगे। बस उनकी डिमांड इतनी है कि वो उसके बेटे यंझाव से शादी कर ले किसी भी तरीके से। इसी चीज़ को हमारी हीरोइन याद करती है और यंझाव को फोर्स करती है कि चलिए मास्टर शादी करने चलते हैं। वो सब बोलता है कि क्या तुम बड़ी हो और हम दोनों शादी कर सकते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो कहता है अच्छा, और उसे फिर से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरती नहीं है। वो जानती है कि अगर वो डर गई तो मिस्टर यंझाव उसे बाहर निकाल देंगे, फिर वो अपने फादर का इलाज नहीं करवा पाएगी। उसके पास यही एक आखिरी मौका है। मिस्टर यंझाओ बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो उसे उठा के ले जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो उसको बोलता है तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ क्या मिस्टर यंझाओ के फादर से कि वो उनके बेटे से शादी करेगी। और उस तरफ उधर उसके फादर का इलाज चल रहा होता है। इधर मिस्टर एंजाओ हमारी हीरोइन को सीधा अपने बेड पे ले जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। और वो समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद दोनों साथ में एज अ कपल नाइट स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं और एक डील साइन कर रहे होते हैं। इधर आइडिया देता है कि बॉस देखो इस लड़की को बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इस वजह से बेहतर होगा कि आप इस लड़की से शादी ना करें। इधर हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि वो क्या बोले। क्या मिस्टर मिस्टर सीधा यंझाओ से सवाल पूछ लेते हैं कि क्या मेरे फादर ने तुमको अपनी बीमारी छुपाने के लिए मना नहीं किया था। वो सीधा सिंपल सा जवाब देती है कि हम तुम शादी करने वाले, मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ फ्रॉड करूं। तो मैंने सच्चाई तुमको बता दी है कि मुझे बीमारी है, मुझे शब्द नहीं दिखते, इंग्लिश के लेटर बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आते। और बोलती है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो उसको ये रोकता और कहता है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ हमारी शादी सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, 3 महीने बाद मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा। और उसे वापस बैठने को बोलता है और इसके बाद उसका फॉर्म खुद से फिल कर रहा होता है। असिस्टेंट हैरान होता है कि बॉस का फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ और बॉस अपनी होने वाली वाइफ मिस यूनसी का फॉर्म खुद से ही फिल कर रहे हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों ने शादी कर ली होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी, और दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। वो उसको बोलता है तुम्हारी कोई डिमांड है तो तुम मुझे बता सकती हो। और उसको एक और रूल बता देता है कि तुम कभी भी मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करोगी। वो बोलती है कि मैं कभी भी आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूँगी और ना ही मेरी कोई डिमांड है। इधर मिस्टर यन झाओ सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने इसको किस इरादे से मेरे पास में भेजा है, लेकिन ये दिखने में क्यूट लगती है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी शैतान होगी ये। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपना मेकअप कर रही होती है और वो फिर से अपनी जॉब पे पहुंच जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने कितनी लंबी छुट्टी ले ली थी। वो अपनी दोस्त को सच्चाई नहीं बताती है कि उसने शादी कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो इतना कहती है कि मुझे घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। अब तुम बताओ तुम कैसी हो। वो बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो हमारी यहाँ पे जो लड़की हमारी फ्रेंड काम करती है, वर्कर फ्रेंड, वो दिन ब दिन हमारे कस्टमर हमसे छीनती जा रही है, वो बहुत बुरी है। ऐसा चलता रहा तो हम लोगों को अपनी अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो यंजाओ उसी टी शॉप में आया होता है। उसका दोस्त उसे लेके आया होता है कि यहाँ की जो लेडीज़ें बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छे से चाय बना के देती हैं, जिसे पीने के बाद तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और उससे पूछ रहा होता है कि यहाँ की जो टी मास्टर है वाकई बहुत ज़्यादा कमाल है, साथ साथ खूबसूरत भी हैं। फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी होगी, ये बताओ कि तुमने किस परिवार के डॉटर से शादी करी, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं बता सकते। बताओ वो कौन लकी लड़की है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो कितनी सुंदर है, कहाँ से है, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन जो मिस्टर यंझाओ होते हैं वो बिल्कुल भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते। वो तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। इधर उसका फ्रेंड बोलता है कि देखो यहाँ पे वो लड़की आ गई है टी सर्व करने के लिए, अभी मत जाओ। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि जा रही होती है। इधर उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि बॉस ने तुमको कहा था कि आज तुम आए हुए कस्टमर को टी खुद सर्व करोगी, लेकिन देखो ना वो चालाक लड़की तुम्हारी जगह चली गई। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम बॉस से कंप्लेन क्यों नहीं करती हो। लेकिन वो कहती छोड़ो ना, क्या करना है, कस्टमर ही तो है। आज वो बड़े कस्टमर को वो देख रही, छोटे कस्टमर को हम देख लेंगे। वो बोलती है कि वो सिर्फ टिप के लिए ऐसा किया करती है। तभी यहाँ पे एक बदमाश आदमी आ जाता है जो कि हमारी हीरोइन का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ रहा होता है और उसे अपने साथ चलने को बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ का गेस्ट हूँ। हमारी हीरोइन से दूर हट रही होती है कि छोड़िए मुझे मुझे और भी काम है। वो आदमी छोड़ नहीं रहा होता, बल्कि हमारी हीरोइन मिस
यूनसी को किस करने का कोशिश कर रहा होता है। बोलता है कि तुम इतनी बिगड़ी हुई हो, तुम्हें यहाँ पे काम करने का दिखावा करते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं। और उसके करीब आ रहा होता है। उसकी फ्रेंड भी कोशिश करती है अपनी फ्रेंड यूनसी को बचाने के लिए, लेकिन वो आदमी इतना ताकतवर होता है कि वो दोनों लड़कियों को अकेले ही धक्का दे देता है। तभी वहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है यंझाओ को। यंझाओ आके सीधा एक मुक्का मारता है उस बदमाश को। बदमाश देखता है कि ये तो यंझाओ है, डर के मारे तो वो हाँफने लगता है। हमारा हीरो उस आदमी को वहाँ से जाने को बोलता है कि अभी के अभी निकलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि जो मिस्टर यंझाओ है मन के अंदर कह रहे हैं कि मैं अपनी हैंकी लाना भूल गया, मेरे हाथ गंदे हो गए। तो वो तुरंत ही मास्टर यंझाओ को खुद से अपनी हैंकी निकाल के दे देती है। वो मन के अंदर सोचते हैं कि क्या ये मेरी मन की बातें कैसे सुन लेती है। इधर हमारी हीरोइन की फ्रेंड सीधा अपनी यंशी को वहाँ से लेके जाती है कि चलो हमें और भी काम करना है, थैंक यू मास्टर यंझाओ। और उसकी फ्रेंड बताती है कि यंझाओ एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, जो भी उसके आसपास आता है ना तो वो उसको गायब कर देता है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। तुम्हें लगता है कि वो बहुत आम इंसान है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, वो यहाँ का सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यंझाओ इतने खतरनाक नहीं लगते। इधर उसको पता चलता है कि जो लड़की टी सर्व करने गई थी कस्टमर को, उसके हाथ जल गए, तो तुम्हें अब जाना पड़ेगा टी सर्व करने के लिए उस लड़की की जगह पे। इधर उस लड़की के हाथ इसलिए जला होता है क्योंकि वो यंझाओ को टच कर रही होती है, उसको छूने का कोशिश कर रही होती है। तो इस वजह से यंझाओ ने उसके ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी होती है। इधर हमारी हीरोइन भी आ जाती है। इधर वो सुन लेती है बात कि यंझाओ का जो फ्रेंड है वो कैसे बोल रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त यंझाओ को छूने की कोशिश करोगी, तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चलो यहाँ से निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि अपना काम करने की जगह बल्कि दूसरों को बहकाया करती हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। इधर उसका दोस्त बोल रहा होता है कि इस लड़की से मिलो। फिर अपने दोस्त से बोलता है कि तुम दोनों इतने गौर से एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जहाँ पे हमारी हीरोइन साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं मास्टर यंझाओ को बिल्कुल भी नहीं जानती, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मास्टर यंझाओ अपनी शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने दोस्तों के साथ में। जब मिस्टर यंझाओ सुनते हैं कि जो सामने मिस यूनसी है वो साफ मना कर रही हैं कि वो उनको नहीं जानती, तो वो यूनसी का हैंकी निकाल के फेंक देता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि हाँ मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर उसको बोलता है कि समय मत बर्बाद करो मेरा, जल्दी से मुझे टी बना के दो। इधर जो बाहर वो लड़की होती है सब देख देख के जेलस फील कर रही होती है। इधर जो कस्टमर होता है उसका पेट में दर्द हो रहा होता है। फिर वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की है, अगर मैं इसके सामने पेट दर्द के बारे में बात करूँगा तो शायद मेरा बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हमारी यूनसी लोगों की मन की बात सुन सकती थी। तो यूनसी बोलती है कि मास्टर मैं आपके लिए एक ऐसी टी बनाऊंगी जिससे आपके पेट का दर्द गायब हो जाएगा। वो बिल्कुल ही हैरान होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, क्या तुम लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन से पहचान लेती हो। वाकई बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और यही बात वो अपने फ्रेंड को बोल रहा होता है कि देखो ना, वो एक्सप्रेशन से पहचान लेती है कि किसको कौन सी टी देनी चाहिए। इधर उसका फ्रेंड बोलता है कि हमारे यंझाओ को बताइए कि उसके हिसाब से उसके फेस पे कौन सी टी मैच कर रही है। जहाँ पे यंझाओ भी बोलता है कि हाँ मैडम बताइए कि मुझे किस तरीके की टी पीनी चाहिए, आपको क्या लगता है मेरे चेहरे के हिसाब से। वो कहती है मास्टर यंझाओ आप दिखने में काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं और आपकी हेल्थ भी ठीक है, तो आपको कोई भी टी चल सकती है, इस वजह से मैं आपके लिए कोई भी सी टी बना देती हूँ। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और बड़े गुस्से में उसे घूर के देख रहा होता है। वो समझ नहीं पाते कि अब इससे क्या हो गया, मुझे ये गुस्से में क्यों देख रहा है। फिर अचानक से वो स्माइल करने लगता है। वो उसके लिए टी बना के दे देती है। इधर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम ये बताओ कि तुमने किस लड़की से शादी करी है, तुम उस लड़की के बारे में मुझे क्यों नहीं बता रहे, वो किस परिवार की बेटी है, क्या वो एक अमीर लड़की है, कैसी दिखती है, वो करती क्या है। जब हमारी हीरोइन सुनती है कि यंझाओ का फ्रेंड उससे उसकी होने वाली वाइफ के बारे में बात कर रहा है, तो उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वो टी बनाते बनाते उसका हाथ भी जल जाता है। वो बोलता है कि मिस आप ठीक है ना, आपका हाथ तो जल गया ना। वो बोलती नहीं नहीं मेरा हाथ ठीक है, मेरा हाथ नहीं जला, आप लोग टी पीजिए। इसके बाद वो यंझाओ को टी दे देती है। यंझाओ का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि लेडी आप मुझे बता सकती हैं कि आपने मेरे दोस्त को किस प्रकार की टी दी है। वो बोलती है कि वो काफ़ी गुस्से में लगते हैं, तो मैंने उन्हें कूल डाउन करने वाली टी बना के दी है, ठंडी टी बना के दी, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद तो हमारे हीरो यंझाओ का पोपटी हो जाता है और उसका दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है कि देखा मैंने तुमको कहा था ना कि वो लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस के हिसाब से वो टी बना लेती हैं। इसके बाद वो टी पीता है, फिर वो कुछ सोचता है और वहाँ से सीधा उठ के निकल जाता है। इधर हमारी हीरोइन जा ही रही होती है, तभी उसे कोई खींच के ले जाता है। वो हैरान होती है कि किसने उसका हाथ पकड़ लिया, क्या कोई बदमाश फिर से उसको परेशान करने के लिए आ गया। लेकिन वो देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड यंझाओ है। और वो इतना नोटिस करती है कि जो यंझाओ है वो काफ़ी गुस्से में, वो सीधा आके उसे बाइट कर लेता है। वो बिल्कुल ही शॉक होती है कि इसका इससे क्या मतलब था। वो उसे बोलता है कि रात को जल्दी घर आ जाना, लेट बिल्कुल भी मत करना। अब वो रात को घर आते तो देखती है कि कमरे में कोई और भी नहीं है
हैं। वो सोचती शायद ये अंजाव अभी तक घर नहीं आया। वो अपने कपड़े भी लेके आई होती, फिर सोचती है मुझे ये अपने काम वाले कपड़े छुपा देने चाहिए। इधर वो बोलता है तुम आ गई, तुम छुप क्यों रही हो, इतनी डरी डरी से क्यों हो। और उसका बैग खोल के देखता है, बोलता है ये तो तुम्हारे टी वाले कपड़े हैं ना, तुम इतना डर क्यों रही हो। फिर उसको बोलता है कि जाओ नहा के आओ, इतना लेट मत करो, ऑलरेडी नाइट हो चुका है। वो कहती है अच्छा मैं नहा के आती हूँ। उसके बाद वो अपना टॉवेल लेती है, फिर नहाने के लिए चली जाती है। इधर जो हमारे हीरो यंझाओ होते हैं वो सिगरेट पीने लगते हैं। इसके बाद उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता, वो फटाक से सिगरेट छोड़ के सीधा अपना टाई हटाते हैं और सीधा हमारी हीरोइन के बाथरूम में घुस जाते हैं। वो बिल्कुल ही शॉक होती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर यंझाओ अपनी वाइफ युनसी से बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके बाद वो दोनों साथ में अपना क्लोज मूवमेंट करते हैं और इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमारी हीरोइन मॉर्निंग में उठती है तो वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही होती। इधर मिस्टर यंझाओ उसके लिए गरम गरम पानी लेके आए होते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं कि आप उठ जाओ, और उसको टैबलेट्स भी देते हैं खाने के लिए। वो पूछती है कि ये किस चीज़ का टैबलेट है। वो सोचते हैं कि ऑफ कोर्स किस चीज़ का होगा, पेन किलर का होगा, और ऐसा मन के अंदर सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये टैबलेट तुम्हारी जान ले लेगी। वो उसके मन की बात सुन सकती थी। फिर वो कहती है कि पता नहीं मास्टर यंझाओ ऊपर से इतने कड़वे क्यों बोलते, लेकिन अंदर की वो दिल के काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ख्याल भी रखते हैं मेरा। आज तक मेरे घर वालों के अलावा किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। और उसकी दी हुई टैबलेट्स खा लेती है। मिस्टर यंझाओ से बोलते हैं कि युनशी तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो, जल्दी से टैबलेट खाओ और गर्म पानी पियो। इसके बाद वो उसे उठा के उसके बाथरूम तक छोड़ देते हैं जाके, और उसको बोलते हैं जल्दी से नहा लो आके, इसके बाद मैं भी काम पे जा रहा हूँ और तुम भी अपने काम पे चली जाना। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, वो सीधा यंझाओ के फादर से मिलने के लिए जाते हैं। यंझाओ के फादर बोलते हैं कि तुम मुझे अंकल मत कहो, अब से तुम मुझे फादर कहो, और अपनी होने वाली सासू माँ को मॉम कहो। उसे अपने होने वाले ससुर से लाल लिफाफा मिलता है जिसके अंदर पैसे होते हैं। उसकी होने वाली सासू माँ उसकी तारीफ़ करती है कि तुम तो काफ़ी अच्छा टी वगैरह बना लेती हो, और मन के अंदर उसकी बुराई कर रही होती है कि पता नहीं कहाँ से कितनी घटिया लड़की आ गई, पता नहीं क्या क्या करती होगी टी हाउस में। उसके बारे में वो काफ़ी गंदा गंदा मन के अंदर सोच रही होती है, वो बोल भी रही होती है और उसे कोस रही होती हैं। इधर हमारी हीरोइन ये सारी बातें उनकी सुन लेती है, क्योंकि वो दूसरों की मन की बातें सुन सकती थी। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं लाती और ना ही कुछ कहती है। फादर इन लॉ कहते हैं कि आज तुम घर पे ही रुक जाओ और खाना अपनी मॉम के हाथों से खा के जाना। ये सुनने के बाद वो तैयार हो जाती है। फादर इन लॉ बोलते हैं कि अब बताओ कि तुम्हारे पति के साथ में तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है। वो कहती है कि मिस्टर यंझाओ उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इधर वो किचन में अपनी सासू माँ की हेल्प करा रही होती है सब्जियों को धोने में। सब सासू माँ बोलती हैं कि बताओ तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है। वो सिंपल कहती है कि आंटी मतलब कि मॉम आप जो भी बनाएंगी मैं उन खानों को खा लूँगी। सासू माँ फिर से उसे बुरा भरा बोलने लगती है कि बड़ी आई ये इतने अमीर घराने में आ गई है, इसकी हरकत तो देखो कितनी बेकार है, ये पता नहीं कहाँ से ऐसी लड़कियाँ आ जाती हैं। और इसके बाद प्लान बनाती है उसे परेशान करने का। ज़मीन में तेल डाल देती हैं कि जिससे वो फिसल के उसकी जो बहू है वो गिर जाए, और वो मन के अंदर ये सारी बातें सोच रही होती हैं और कह रही होती हैं कि अब जब ये धड़ाम से गिरेगी ना तब मुझे मज़ा आएगा। लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो उनकी बहू युनशी है वो सारी बातें उसने सुन भी लिया, और वो अपनी सासू माँ की हरकतें देख रही हैं कि उन्होंने कैसे ज़मीन में फर्श पे ऑयल डाला, साथ में यहाँ पे चम्मच भी रख दी जिससे उसको और भी ज़्यादा चोट लगे। वे सासू माँ उसको बोलते हैं कि बहू तुमने जितनी भी सब्जियाँ धुल ली है ना वो मुझे आके दे दो। उनका ये प्लान था कि ये ऑयल पे पैर रखेगी और ये फिसल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उस ऑयल को पार करके सीधा अपनी सासू माँ को सब्जियाँ पकड़ा देती है। सासू माँ हैरान होती है कि क्या हो गया, ये फिसल के क्यों नहीं गिरी। वो खुद से चेक करती है तो वो एक ही बार में गिर पड़ती है और उनको चोट लग जाती है। इधर हमारी हीरोइन को मज़ा तो आया होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं लाती और सासू माँ की चिंता का दिखावा करती है। उनसे पूछती सासू माँ आप ठीक है ना। सासू माँ कहती हैं मैं ठीक हूँ। सासू माँ सोचती पता नहीं ये नहीं गिरी उल्टा मैं गिर गई, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, डाइनिंग टेबल पे सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। ससुर जी तारीफ़ करते हैं कि आज का खाना काफ़ी अच्छा बना है। इधर हमारा हीरो भी आ जाता है मिस्टर यंझाओ घर पे। वो सीधा अपनी वाइफ को इशारा करता है कि वो उसके पास में आ जाए। वो सीधा दौड़ के जाती है, उसे लगता है कि मिस्टर यंझाओ उसे काम बताने वाला है। वो उसके हाथ पे मारता और बोलता है क्या तुम घर की मेड हो जो तुम्हें हर काम करने में इतना खुशी मिलती है। वो कहती है लेकिन ये मेरा ससुराल है। वो उसको बोलता है कि यहाँ पे मैंने मेड इसीलिए लगा रखी ताकि घर की बहुओं को काम ना करना पड़े, और उसको बोलता है कि चलो हम साथ में बैठते हैं चल के। इधर जो यंझाओ की मदर होती है वो हैरान हो रही होती है कि यंझाओ इतना खड़ूस आदमी है, वो ऐसे कैसे किसी लड़की की बात मान सकता है, ऐसे कैसे वो
लड़की की इतनी केयर कर सकता है। सासू माँ को बिल्कुल भी देख के अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके हाथ गर्म कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ काफ़ी ठंडे हो गए थे। तभी यहाँ पे जो मदर का जो उनका तीसरा बेटा आ जाता है, जिसको हमेशा एक लाइलाज बीमारी थी, और वो आके बैठ जाता है खाने की टेबल पे। उसको अभी भी खांसी आ रही होती है। उसकी माँ काफ़ी चिंता करने लगती है कि बेटे तुम ठीक हो ना। इधर मिस्टर यंजाओ मन में सोचता है कि मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी सब बीमार हैं यहाँ पे। इधर हमारी हीरोइन ये बात सुन लेती, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसके पति का इस बात से क्या मतलब था। इधर वो वाइन पीने जा रहा होता है उसका पति यंजाओ, लेकिन उसे रोक देती है कि यंजाओ वाइन बिल्कुल भी मत पियो, पहले चलो चल के हम लोग खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसीलिए बैठे हैं। इधर सभी लोग हैरान होते हैं कि पहली बार किसी ने यंजाओ को ऑर्डर दिया है, उसको उसकी खुद की चीज़ करने से रोका है। सासू माँ तो सोच रही होती है कि अब तो उसकी बहू गई, क्योंकि यंजाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसको एडवाइस दे, मतलब कि कोई उसको सलाह दे। इधर हमारी हीरोइन समझ जाती है कि उसका पति गुस्से में है, तो उसको बोलती है कि हमें जल्दी घर चलना चाहिए ताकि हम अपने घर का काम बिल्कुल भी लेट ना करें। ये सोच के वो स्माइल करने लगता है। सासू माँ सोचते हैं कि इसने ऐसा क्या कह दिया यंजाओ से कि वो स्माइल कर रहा है, और जो बेटा यंजाओ है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा अपनी बीवी पे। तभी जो यंजाओ का जो भाई होता है उसे भी खांसी आने लगती है। उसकी माँ काफ़ी परेशान, नहीं दे रही, वो अपनी पीना था, थैंक यू पानी देने के लिए वो वेलकम करती है। इधर यंजाओ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन यंजाओ का भाई कहता है कि भाभी ने अभी खाना पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं खाया। भाई ये सुनने के बाद यंजाओ गुस्से में बोलता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो फिर खाती रहे, या तो फिर मेरे साथ घर चले। उसके पास दो ही ऑप्शन है। ऑफकोर्स वो अपने पति के साथ घर में जाएगी, क्योंकि उसके ससुराल में सिर्फ उसका पति था जो कि उसको अच्छे से सपोर्ट करता था। वो अपनी बीवी को खींच कर लेके जाता है गाड़ी के अंदर। वो जानती थी कि उसका पति गुस्सा है। ये दिखने के बाद वो गुस्सा आ जाती है कि मैं उसकी इतनी केयर कर रही हूँ और ये मेरे साथ इतना रूड व्यवहार क्यों कर रहा है, इतना बुरा मेरे साथ क्यों कर रहा है। वो उसको बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझ पर शक करते हो कि तुमको तुम्हारे फादर ने मेरे साथ शादी करवा दिया है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे फादर ने मुझे भेजा तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए। वो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। उसे सिंपल सा जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे जो पिता हैं वो बीमार है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब तुम्हारे फादर यंजाओ ने, मतलब कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो वो मेरे पिता का इलाज करवाएंगे। इसी वजह से मैं बस तुम्हारे साथ शादी कर ली हूँ, और बल्कि मैं तुम पर नज़र नहीं रखती, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हो, तुम मेरे ऊपर गुस्सा करते हो। वो उसको समझाता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जिस बात को सुन के तुम रोने लगी हो, और तुम भला रो क्यों रही हो। इसके बाद वो अपनी वाइफ यूनसी के आंसू पोंछता है और इसके बाद उसे घर पे ले जाता है और उसे आराम कराने के लिए लिटा देता है बेड पे। वो देखता है कि उसकी बीवी ने उसका हाथ अभी तक ही नहीं छोड़ा। इधर वो मॉर्निंग में उठते उसे याद आता है कि उसने कल रात को क्या किया था। वो काफ़ी शाय फील करती है कि उसने कल रात अपने पति का हाथ पकड़ के वो सो गई थी, उसने अपने पति का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। इधर मॉर्निंग में देखती है कि उसके पति का कोट उसके पास में रखा है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो बैठा होता है, काम कर रहा होता है। उसको असिस्टेंट से पता चलता है कि उसकी बीवी ने उसको फ़ोन किया है। इधर वो अपनी बीवी के बारे में सोचता है कि उसकी बीवी उसे कैसे मिस कर रही होगी, कि यंजाओ प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। ये सब जो मिस्टर यंझाओ होता है वो इमेजिन कर रहा होता है, और उसे यही सोच सोच के हंसी आ रही होती है। उसके जितने भी वर्कर्स होते सभी हैरान हो रहे होते कि उसका बॉस इतना जो खड़ूस थे, वो कभी भी हंसते नहीं थे, आज अचानक से उनके चेहरे पे स्माइल कैसे आ गई। पता नहीं वो कौन लड़की है जिसने हमारे बॉस के चेहरे पे स्माइल ला दी। इधर हमारा हीरो ध्यान देता है कि जो ऑफिस के वर्कर्स है उसी के बारे में बात करें, तो वो सभी लोगों से मीटिंग करने को बोलता है, और मीटिंग आज जल्दी ख़त्म कर देता है, वो भी आधे घंटे में। वर्कर्स जा रहे होते, सभी हैरान हो रहे होते कि जो मीटिंग 4 से 8 घंटे तक चलती थी वो आज मीटिंग आधे घंटे में कैसे ख़त्म होगी। पक्का बॉस अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहे होंगे, तभी उन्होंने इतनी जल्दी आज मीटिंग ख़त्म कर दी। इधर हमारा हीरो देखता है कि सभी वर्कर्स चले गए हैं, तो सीधा अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि रात हो गया, उसकी वाइफ घर पे ज़रूर होगी। इधर उसको पता चलता है। उसकी वाइफ यूनसी बोलती है माफ़ करना, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ, माफ़ करना, मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, तुम घर पे खुद चले जाओ, खाना भी खा लेना, खाना खाना मत भूलना। वो ऐसा बोल के फ़ोन काट देती है। इधर वो ओवर टाइम कर रही होती है, बॉस के जो कस्टमर आए होते हैं उनके साथ गेम वगैरह खेल रही होती है। बॉस काफ़ी खुश होते हैं कि यूनसी ने उनकी काफ़ी मदद करी है, और आज उनके जो कस्टमर है उनसे उनकी डील भी हो गई है। और गेम ऐसे चलता रहता है, और वो जो लोग होते हैं ऐसे सिगरेट पी रहे होते हैं, स्मोक वगैरह कर रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी यूनसी के साथ में बदतमीज़ी नहीं करते।
जैसे गेम खेला जाता है बिल्कुल वैसे ही गेम खेल रहे होता है और गेम खेलते खेलते काफ़ी रात हो जाती है। इसके बाद वो कस्टमर चले जाते हैं। जब बॉस होते हैं तारीफ़ करते हैं कि तुमने आज क्लाइंट को काफ़ी देर तक रोक के रखा और उनसे मेरी डील वगैरह भी हो पाई। तो बॉस उसको लाल लिफाफा दे देते हैं जिसके अंदर पैसे होते हैं। वो उन लाल लिफाफे को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करा लेती है और अपनी मॉम को पैसे भेज देते हैं। उसकी मॉम बोलते हैं क्या तुमने ये पैसे अपने पति से लिए हैं? वैसे भी तुम्हारा पति हमारे घर की काफ़ी मदद कर रहा है, वो तुम्हारे पापा का इलाज करा रहे हैं। वो बोलती नहीं, ये पैसे मेरे पति के नहीं बल्कि मैं जॉब करती हूँ, ये पैसे मुझे मेरे बॉस ने दिए हैं, तो वही मैंने आपको ट्रांसफ़र किए हैं खर्चे के लिए, आप इन्हें रख लो, ज़्यादा मत सोचो। इसके बाद वो जाती है। वो उसका पति अपार्टमेंट में रहा करता था लेकिन उसे अपार्टमेंट का उसे कार्ड ही नहीं था उसके पास। वो कैसे जाती घर के अंदर? तो वहाँ की वो वर्कर से बात करती है। वर्कर सोचती पता नहीं उसके कपड़े से कैसी महक आ रही, पता नहीं लड़की कहाँ से आई है। वर्कर पूछती है आपको किससे मिलना है? स्टाफ पूछती है। वो कहती है मुझे मिस्टर यंझाओ से मिलना है। वो बोलते क्या तुम यंझाओ से मिलना चाहती हो? हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं मिस्टर यंझाओ की वाइफ हूँ। वो हैरान होती है कि लड़की कितना झूठ बोल रही है, अपने आप को बीवी बता रही है। उसके कपड़े तो देखो कितने घटिया कपड़े हैं, सस्ते से, और कितनी महक रही है। उसकी सारी बातें हमारी हीरोइन सुन रही होती है। इधर स्टाफ बोलती है कि अपना फ़ोन नंबर आईडी लिखो। वो बोलती है कि मुझे बीमारी है, मुझे लेटर्स नहीं दिखते। वो लड़की हैरान होती है कि तुम तो अपने आप को बीवी बता रही हो, तुम्हें लेटर्स भी नहीं दिखते और तुम अपने पति के साथ में रहती हो, तुम्हें अपने पति के कमरे की चाबी भी तुम्हारे पास में नहीं है। वो उसकी काफ़ी बेइज्जती कर देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम कितना झूठ बोल रही हो। हमें पता है कि तुम एक बाहरी लड़की हो जो कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आई हो, तो तुम यहाँ से चली जाओ। वो हैरान होती है क्योंकि वो काफ़ी उसके बारे में बुरा भला बोल रही होती है। वो अपने हस्बैंड यंझाओ को फ़ोन भी करती है लेकिन जो यंझाओ होता है वो बिल्कुल भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा होता। वो फिर से दोबारा फ़ोन करती है युनसी अपने हस्बैंड को, लेकिन यूनसे का पति बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता। वहाँ की स्टाफ गुस्से में बोलती है कि तुम यहाँ पे परेशानी खड़ी कर रही हो। हमारी हीरोइन बोलती है यहाँ पे कोई भी नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए बल्कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। वो स्टाफ माफ़ी मांगने की जगह उल्टा हमारी हीरोइन युनशी को धक्का दे देती है। उसे वो बीमारी तो होती है, उसे चक्कर आने लगता है, वो नीचे गिरने लगती है। वो अपने आप को संभाल तक नहीं पा रही होती। तभी वहाँ पे पीछे से यंझाओ आ जाता है जो कि अपनी वाइफ युनसू को पकड़ लेता है। युनसी उसको पकड़ के कस के रो रही होती है कि तुम इतना लेट क्यों आया। वो उसको रोने से मना करता है और कहता है तुम्हारे हाथ पहले से ही गंदे हैं, तुम अपने हाथों से आंसू मत पोंछो। वो कहती है तो फिर मैं क्या करूँ? वो कहता है कि तुम मेरे गले में रख के लो जिससे तुम्हारे आंसू मेरे कोट में गिरेंगे। फिर उसको बोलता तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है सिगरेट की। वो बोलती है कि वो जो कस्टमर थे वो साथ में बैठ के गेम खेल रहे थे, तो मैं उनके बगल में बैठी थी, इसी वजह से शायद महक आ रही होगी क्योंकि वो कस्टमर सिगरेट पी रहे थे। इधर जिस लड़की ने हमारी हीरोइन को परेशान किया होता है मिस्टर यंझाओ ने उसे जॉब से निकलवा दिया होता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को उठा के लेके जाता है। फिर सोचता है कि वो अपनी वाइफ से काफ़ी मिस कर रहा था, उससे काफ़ी दूर था। इसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ फिर से क्लोज होता है और उसके नेक पे बाइट करता है। दोनों साथ में अपना कपल मूवमेंट स्पेंड करते हैं, नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। इसके बाद का सीन ये देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पे हमारी हीरोइन उठती है उसे सीधा अपने भाई का फ़ोन आ जाता है। उसका भाई बोल रहा होता है कि तुमने पैसे के लिए किससे शादी कर ली, क्या वो आदमी तुम्हें परेशान करा, मुझे बताओ। तुम ये सब मत करो, मैं घर बेच देता हूँ, हम घर को बेच के अपने फादर का इलाज करवा लेंगे, तुम्हें उस आदमी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, उसका पति उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बल्कि उसका पति बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका भाई बोलता है कि मुझसे तुम पक्का झूठ बोल रही हो, लेकिन वो कहती है कि भाई मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मेरा पति बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो मेरी काफ़ी केयर करता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन रख देती है और कहती है मुझे कुछ काम है, मैं जॉब पे जा रही हूँ। उसके बाद वो जॉब पे जाती है। वहाँ पे एक मिस्टर सी नाम के कस्टमर आते हैं जो कि हमारी हीरोइन को काफ़ी पसंद किया करते थे। वो इसीलिए टी शॉप में अक्सर आया करते थे। इधर वो एक आदमी आता है और लोगों से माफ़ी मांगता है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। फिर वो हमारी हीरोइन को पैसे देता है लाल लिफाफा और कहता है कि मिस आप जाइए, मुझे यहाँ पे मिस्टर सी से बात करनी है। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन तुरंत ही उठ के वहाँ से चली जाती है कि ठीक है आप दोनों बात करिए, मैंने टी वैसे भी सर्व कर दी है मिस्टर सी को, और उनको बाय बोल के निकल जाती है। इधर वो बाहर आती है तो देखती है कि आज के जो लाल लिफाफे में काफ़ी उसको पैसे मिले। ये पैसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो आधे पैसे वो रख लेगी और आधे पैसे घर भेज देगी खर्चे के लिए। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, उसके पति ने उसे मैसेज किया होता है कि कंपनी आ जाओ, तो वो अपने पति की कंपनी में गई होती। तभी देखते हैं कि किसी ने ऊपर से छलांग मार दिया और वहाँ पे एक आदमी ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया है बिल्डिंग से। छलांग मारने की वजह से लोग तुरंत ही इमरजेंसी पुलिस एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे होते हैं। सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आदमी ऊपर बिल्डिंग से कूदा है। तब
तक वहाँ पे प्रेसिडेंट यन झाओ भी आ जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ को छुपाने लगते हैं ताकि वो उस डेड बॉडी को ना देखे, बिल्कुल भी ना डरे। वो सीधा अपने हेल्पर को बोलते हैं कि पुलिस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ और कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी रखवाओ। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि कोई कंपनी से गिर गया है बिल्डिंग से कूद के। उसका पति बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो और तुम अपना घर जाओ, मैं ये सब काम खत्म करके जल्दी घर आ जाऊँगा, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैटर हो गया। तो मैं बिल्कुल भी डरना नहीं, इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना। ये एक एक्सीडेंट था, वो अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से उसने किया होगा ऐसा, और उसके हैंड पे किस करता है कि तुम जाओ और अपना आराम करना है। इधर उसके कंपनी के लोग पूछ रहे होते हैं कि आपकी कंपनी कि वर्कर ने ऐसा क्यों किया, आप बता सकते हैं प्रेसिडेंट यांजा। वो बोलता है कि ये जो आदमी था ये हमारे कंपनी के कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता था, पैसे की धांधलीबाजी करता था, लोगों से पैसे खींचता था और गलत तरीके की दवाइयाँ बेचता था जिससे लोगों की जान जा सकती थी। जब हमने इसके बारे में कार्रवाई करी तो इसने डर में आके बिल्डिंग से अपनी जान ले ली कूद के। ये सिर्फ इसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ये सब बच सके, लेकिन जो उसने गलतियाँ की है जिसकी वजह से आम लोगों की जान गई है उसका हर्जाना किसको भरना पड़ेगा। लेकिन हम तब भी उस आदमी के परिवार वालों को पैसे देंगे, भले उस आदमी ने कितना भी गलत किया हो, क्योंकि उसमें उसकी गलती परिवार वालों की नहीं थी। जिसने गलत किया था वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद उसने इमरजेंसी मीटिंग रूम रखवाई होती है। मिस्टर यांझाओ की कंपनी में मिस्टर सी भी काम किया करते थे। इधर लोग बात कर रहे होते हैं कि आज जो हुआ, हमारा हीरो बोलता है कि मैंने हैंडल कर लिया और तुम लोगों को उस आदमी के बारे में काफ़ी चिंता हो रही। मुझे पता है कि तुम लोग भी उसी आदमी के साथ मिल के कंपनी का पैसा खाने में लगे थे, मुझसे झूठ मत बोलो। मिस्टर सी बोलता है कि हमारा उसके बारे में तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है कि जितना मुझे सोचना था मैंने उतना सोच लिया। एक तो उसने गलती करी, उल्टा वो अपनी जान बचा के भागा, तब भी मैंने उसके फैमिली वालों को कम देने का फैसला किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो तुम लोग खुद करो। इसके बाद वो सीधा अपने घर पर जाता है और देखता है कि जो उसकी वाइफ यूनसी है वो सो रही है। वो उसके केयर करता है और वो बैठा रहता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ उठ गई है। हमारी हीरोइन उठती है तो देखती है कि उसका पति उसके पास में आ गया। वो सीधा उसको हक करता है, कंफर्ट फील कराता है और उसको गरम गरम पानी देता है पीने के लिए। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि 3 महीने बीतते जा रहे हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ कि कोई मेरा इतना ख्याल रख रहा है। वैसे भी मैं अपने माँ बाप से इतना दूर हूँ और मैं थोड़ी टेंशन फ्री भी रहती हूँ। इधर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा तो मुझे थैंक यू कैसे करोगी। इधर वो दोनों साथ में किस करने लगते हैं और इसके बाद का हम सीन नहीं देखते, दोनों साथ में अपना कपल नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद इधर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन सो के उठी होती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड उसके बगल में नहीं है। उसको फ़ोन आया होता है तो वो फ़ोन रिसीव करती है। उसे पता चलता है कि उसके टी शॉप में कस्टमर मिस्टर सी आए जो कि उससे बात करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि मैं शाम को टी शॉप में आ जाऊंगी। इधर हम शाम टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर सी बोलते हैं कि शायद मैं तुमको दोबारा देख ना पाऊँ। मिस यूनसी वो बोलती है ऐसा क्यों बोला मिस्टर सी। मिस्टर सी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेरे बॉस मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं या तो वो मेरा ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और सिटी में। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, जहाँ पे हमारी हीरोइन उसकी मन की बात सुन लेती है कि जो मिस्टर सी है वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। वो साफ साफ मना कर देती है कि देखिए ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है कि तुमने किससे शादी कर ली, तुम इतनी यंग हो, तुम बिना किसी के जाने उससे शादी कैसे कर सकती हो। और वो भला पूरी ज़िंदगी किसी इंसान के साथ बिताना वाकई एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारी हीरोइन बोलती है कि ये सब मेरी बातें प्राइवेट बातें हैं, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, ये मेरे और मेरे पति के बीच में है, आप इसमें कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। तो वो उसे माफ़ी मांगता है, फिर बताता है कि उस दिन तुम्हें जिस आदमी ने जिसने लाल लिफाफा दिया था पैसे वाला, वो आदमी मेरा दोस्त था, वही कंपनी से कूद के गिर के मर गया है। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है कि जिस आदमी ने उसे पैसे दिए थे कि वो मिस्टर सी से बात करना चाहता है, वही आदमी कंपनी से कूद के मर गया। वो काफ़ी शौक हो जाती है ये सब सुनने के बाद। उसे अजीब सा लगता है तो वो मिस्टर सी से बात ख़त्म करके तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मिस्टर सी से बात करना तो चाह रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करती। इधर वो घर पे होती है, उसी मैटर के बारे में सोच रही होती है, न्यूज़ वगैरह देख रही होती है। पुलिस बता रही होती है कि हाँ वो अपनी खुद मन मर्जी से गिरा है, ये कंफर्म होता है। इधर घर पे उसका पति भी आ जाता है, वो उसका फेस देख रहा होता है, उसके वो गले पर बाइट करता है। वो बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो उसको बोलती है कि तुम्हारी कंपनी में जो आदमी मरा था उसके बारे में क्या। वो बोलता है तुम्हें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए, मैं कंपनी का खुद मालिक हूँ, मुझे पता है कब क्या करना है। इधर वो अपने पति के मन की बात सुन लेती है कि उस आदमी ने जितने गलत काम किए थे ना उसके लिए मौत भी काफ़ी नहीं थी। जो भी मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद तो
ज़्यादा ही डर जाती है। फिर मिस्टर यांझाओ अपनी वाइफ मिस युनसी के क्लोज आते हैं। इधर वो देखते हैं कि मिस्टर यांझाओ सो रहे हैं। तभी मिस्टर यांझाओ के फ़ोन में उसके फादर का फ़ोन आ रहा है तो रिसीव कर लेती है। वो बोलती है कि फादर इन लॉ, ससुर जी जो मिस्टर यांझाओ है वो सो रहे हैं। वो बोलती है क्या आपको कोई ख़ास मैटर पे बात करनी थी यांझाओ से? फादर इन लॉ कहते कुछ खास नहीं, बल्कि बस मैं कंपनी के उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था जो कि रिसेंटली हुआ है। जो आदमी गिर गया है कंपनी की बिल्डिंग से बेचारा, और कहता है कि जो इंसान यांझाओ को पसंद नहीं आता वो उसके साथ ऐसा ही करता है, बस तुम सेफली रहना। ये सुनने के बाद थोड़ा वो काफ़ी डर सा फील करती है और मिस्टर यांझाओ का फ़ोन रख के दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पता चलता है कि यांझाओ सिर्फ सोने का दिखावा कर रहा था। उसने सारी बातें सुन ली थी जो भी उसके फादर ने बातें उसके वाइफ से कही थी युनसी से। इधर वो कंपनी पे होता है। इसके बाद वो घर चला जाता है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि उसका जो पति है आज वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी घर आ गया। इधर वो देखता है कि उसका जो पति है वो ग्लास में वाइन डाल रहा है। वो हैरान होती है कि ये वाइन क्यों डाल रहा है। वो उसको बोलता है कि पी के दिखाओ कि ये स्ट्रांग वाइन है या हल्की। वो पी के देखते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है ये वाइन। तभी हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि मिस्टर यांझाओ के हाथ में ब्लड लगा हुआ है। वो काफ़ी डर से जाती है। फिर बोलती है कि मिस्टर यांझाओ तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए। वो बोलता है हाँ मैंने अभी चेंज करके आता हूँ। वो सोचते कल को अगर मिस्टर यांझाओ का मेरे से मन भर जाएगा तो क्या है मुझे भी इसी तरीके से गायब कर देगा इसने जिसे बाकी लोगों को गायब कर दिया। इधर हमारी हीरोइन को पूरी तरीके से नहीं पता होता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो सिर्फ ऐसे ही ब्लेम कर रही होती है मिस्टर यांझाओ को, मतलब कि एक सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इधर यांझाओ बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वो सीधा उसे अपने पास ही बैठा लेता है और बोलता है कि तुम क्या सोचने में लगी हो, मेरी तरफ देखो। लेकिन वो इतना डरी हुई होती है कि वो अपने पति यांझाओ की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रही होती। तो वो उसका डर दूर करने के लिए उसे ज़बरदस्ती वाइन पिला रहा होता है जितना वो पी सकती थी। पहले उसे वो एक ग्लास वाइन पिलाता है, वो पी लेती है, तो फिर उसे दूसरा ग्लास वाइन पिला देता है। वो पीती ही जा रही होती है। एक टाइम बाद वो मना कर देती है कि अब मैं जो वाइन है वो बिल्कुल भी पीने नहीं वाली। वो उसको बोलता है तो ठीक है फिर मत पियो। इसके बाद वो उसको बाइट कर रहा होता है गाल पे, लेकिन वो उससे दूर हट जाती है और काफ़ी डर रही होती है। वो हैरान होता है कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। वो उसको बोलती है कि मुझे तुमसे दूर रहना है। वो हैरान होता है कि वह इस तरीके से बात क्यों कर रही है। वो गुस्सा जाता है और उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है घर से बाहर। रात को ही और अपनी बीवी युनशी को घर पे अकेला छोड़ देता है। इधर वो अपने दोस्त के साथ में बैठा होता है। दोस्त नोटिस करता है कि उसकी बीवी से लड़ाई हो गया। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारा बीवी से लड़ाई हुआ, तुम उसे अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारी बीवी मान जाएगी। फिर उसके पॉकेट में लाइटर ढूंढ रहा होता है। देखता है कि पॉकेट में लाइटर की जगह बल्कि टी रखा हुआ है। वो बोलता है तुम्हारे पॉकेट में ये टी का पैकेट क्या कर रहा है, ये यहाँ पे टी वाली जगह नहीं बल्कि यहाँ पे बार है, तुम भी अजीब हो। वो कहता है छोड़ो मेरा टी का पैकेट वापस करो। इधर हमारी हीरोइन रात में अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है यांझाओ कि शायद वो वापस आ जाएगा। वो सोचती है कि वो अपने पति को फ़ोन करेगी, लेकिन सोचती है कि वो काफ़ी गुस्से में फ़ोन नहीं उठाएगा। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन के अपार्टमेंट के बाहर आधे से ज़्यादा टाइम असिस्टेंट रहता है। असिस्टेंट देखता है कि बॉस आ गए तो वापस चला जाता है। इधर रात भर हमारा हीरो अपार्टमेंट के बाहर रहता है, लेकिन वह बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं जाता, बल्कि रात भर से दिन हो जाता है और दिन से सीधा कंपनी की ओर निकल लेता है। इधर जो युनसी होती है वो देखती है कि अभी भी उसका पति घर पे नहीं आया है। इधर वो काम पे जाते हैं तो उसे पता चलता है कि आज एक घर पे वीआईपी कस्टमर आए हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते और ना वो चाहते हैं कि कोई उनको देखे। तो तुम ध्यान रखना इस चीज़ का। वो समझ जाती है जो भी उसके बॉस ने उसे डिटेल बताई होती है। वो बोलती है हेलो, मैं आपके लिए किस प्रकार की टी बनाऊँ, आप मुझे बता सकते हैं क्या। वो तो नहीं बोलता, लेकिन उसकी तरफ से उसका कोई हेल्पर बोल रहा होता है एंड हेल्पर की आवाज़ बिल्कुल लड़कियों टाइप की होती है। इधर पता चलता है कि कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसका पति यांझाओ होता है और असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा होता है ताकि मैडम युनसी को बिल्कुल भी ना पता चले कि आज का कस्टमर कौन है। इधर वो बोलता है असिस्टेंट लड़कियों की आवाज़ में कि प्लीज़ मैडम टी बनाइए, और जब आपकी टी बन जाए तो अंदर आने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लेना। ये हमारे बॉस का रूल है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनको देखे और उनको बोलना भी पसंद नहीं है। इधर वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी आंखें बंद करके टी लेके आ रही होती है, उसे हंसी आ रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन लड़खड़ा जाती है क्योंकि उसने लंबी लंबी
पहन रखी होती है और उसके हाथ में टी गिर जाती है। टी काफ़ी गर्म होती है और उसका हाथ भी जल जाता है, लेकिन वो तब भी टी को संभाल लेती है और टी लेके आती है। लेकिन उसके पति झाओ को सिर्फ अपनी बीवी युनसी का चिंता होता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुरंत निकाल लेता है मेडिकल बॉक्स और किट से क्रीम निकालता है। जहाँ पे उसका हाथ जला होता है उस पर क्रीम लगा देता है। वो खुद तो नहीं बोल रहा होता और क्रीम अप्लाई कर देता है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे बोलो कि यहाँ से जाए अब। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। इधर वो जा ही रही होती है तो वहाँ का जो बॉस होता है, सेकंड बॉस जो होता है, वो बोलता है मेडिसिन लगा लो, तुम्हारा हाथ जल गया। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे हाथ में मेडिसिन पहले से अप्लाई हो चुका है, मुझे इस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो उसको बोलते हैं कि तुम लड़की काफ़ी यंग हो, तुम काफ़ी मेहनत से काम करती हो मिस युनसी। इधर उन दोनों को बात करते हुए मिस्टर यंझाओ भी सुन रहा होता है, युनसी का पति। इधर वो सुनता है कि जो युनसी बात कर रही है और उसे पता चलता है कि जो वहाँ का ऑनर होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा बेटा काफ़ी यंग है और तुम भी यंग हो, क्या तुम मेरे बेटे को डेट करना चाहोगी। वो काफ़ी सुंदर भी है और उसका फ़ोटो भी दिखाता है अपने बेटे का और बोलता है कि वो काफ़ी बड़े स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है। लेकिन वो मना कर रही होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि देखो लड़की, तुम यंग हो, तुम्हें शादी करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। बच्चे के माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि सही टाइम पे उनके बच्चों की शादी हो जाए। जब ये सारी बातें यंझाओ सुनता है ना तो उसे गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। इधर वो अपने बेटे का नंबर मिस युनसी को दे देते हैं और ऐसा बोल के वहाँ से जा रहे होते हैं। हमारी हीरोइन अपने दूसरे बॉस को रोकती है और कहती है कि मैं सर माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैनेजर, लेकिन मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, तो मुझे अभी किसी को डेट नहीं करना। और बोलती है कि माफ़ कीजिए, आपको बुरा लगा हो तो, और उनकी क्रीम वापस कर देती है। इसके बाद वो घर जाती है तो देखती है कि जिसका पति घर पे नहीं आया। वो उसे फ़ोन करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पति ने उसे ब्लॉक मार दिया है। असिस्टेंट बोलता है कि ब्लॉक नंबर से फ़ोन आया है, ये फ़ोन आपकी वाइफ का था और आपकी वाइफ घर छोड़ के कहीं जा रही है। ये सुनने के बाद तो हमारे हीरो को लगता है कि उसकी वाइफ भागने का प्लानिंग कर रही है उससे बचने के लिए। इधर हम सीन देखते हैं युनसी के मदर एंड फादर को, जो कि युनसी के दादाजी के बर्थडे पार्टी पे जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तो युनसी के जो दादाजी होते हैं वो अपने बेटे का कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे, ना उसकी फैमिली का। युनसी की जो मॉम होती है वो अपने पति को डांट रही होती हैं कि जो तुम्हारे फादर हैं वो ना हमारी बेटी को प्यार करते, ना हमारे बेटे को, ना तुमको प्यार करते हो, जबकि तुम उनके खुद के बच्चे हो। तुम्हें इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। इधर हमारी हीरोइन भी वापस आ जाती है। उसकी मॉम बोलती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, क्या तुम्हारे पति से तुम्हारा लड़ाई हो गया, तुम मुझे बताओ। वो बोलती है क्या भूल गई मदर, आपने मुझे नहीं बताया था कि दादाजी का बर्थडे और हम लोग जा रहे हैं गाँव दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फादर बोलते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। वो झूठ बोल देती है कि उसका पति बिजनेस ट्रिप पे है। उसकी मॉम देखती है कि उनकी बेटी का हाथ जल गया। वो अपनी बेटी से पूछते हैं क्या है तुमको, तुम्हारा पति तुमको पीटता है या तुमको परेशान करता है क्या। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे चाय बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया था। तो गाइज ये इस कहानी का पार्ट 1 है। अगर आप इस कहानी का आखिरी पार्ट देखना चाहते हैं, मतलब कि पार्ट 2, तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, और साथ में सब्सक्राइब भी करना। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ कमेंट करें अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं। तो गाइस इस ड्रामे को यहीं पे एंड करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मैगी सी को। अगर आपको जो कोई भी स्टोरी अच्छी या आप कोई और दूसरा ड्रामा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस ड्रामे का नेम बताएं, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर हिंदी में ज़रूर डब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल या मेरा वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। थैंक यू।